बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा KSP का लास्ट सेशन है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और रीराइटिंग द हिस्ट्री के ऊपर। बेसिकली आज दो चीज़ें हम मेनली फोकस करेंगे, पहला कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का और दूसरा रीराइटिंग द हिस्ट्री। इसमें क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? नॉर्मली जब भी कोई एक डेवलपर किसी टास्क पे काम कर होता है तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा टास्क हमें आ जाता है जो उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, फिर हमें उस टास्क को वहाँ पे पॉज करके दूसरे टास्क की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। तो उस चीज़ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के डिफरेंट वेज़ हैं जो मुख्तलिफ डेवलपर्स अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, 4 हमारे पास ऑप्शन हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए गिट को इस्तेमाल करते हुए। पहला ऑप्शन स्टैश एंड न्यू ब्रांच। बेसिकली नॉर्मली यूजुअली मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स यही ऑप्शन फॉलो करते हैं कि आप जितने भी आपके चेंजेस हैं, स्टेज हैं या वर्किंग ट्री में, आप उन सबको स्टैश करें। उसके बाद एक न्यू ब्रांच अपनी बनाएं और जो भी आपका रेलिवेंट टास्क है उस पर अपना काम स्टार्ट कर दें, और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होता है बाद में उस स्टैश को अनस्टैश करें। सेकंड है वर्क इन प्रोग्रेस कमिट, WIP एंड न्यू ब्रांच। कुछ डेवलपर्स क्या करते हैं, जो जिस ब्रांच में वो काम कर रहे थे वहाँ पे लोकली कमिट कर लेते हैं और अपनी ब्रांच स्विच कर लेते हैं, और लेटर ऑन जो उन्होंने लोकल कमिट किया था उसको रीसेट कर लेते हैं चेंजेस को। थर्ड वन, क्लोन कर लें। या आप अगर आपने कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो चेंजेस हर्ट ना हो, अफेक्ट ना हो, तो आप अपनी उसी रेपो को क्लोन कर लें। लेकिन क्लोन में ये प्रॉब्लम है कि जो आपकी जो पुरानी रिपॉजिटरी थी वहाँ पे स्टैश आपको नहीं मिलता, वो हर चीज़ दोबारा नए ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा स्पेस कंज्यूमिंग हो जाती है। वर्क ट्री में आपको ये बेनिफिट है कि काम क्लोन की तरह ही करता है, लेकिन इसमें आपकी जो रेपो है वो सेंट्रली होती है, एक ही रेपो होती है, उसमें मल्टीपल फोल्डर्स आप यूँ समझ लें कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपकी वर्क ट्री है तो अब फोल्डर डिफरेंट ही बनेंगे, लेकिन आपको स्टैश एक मिलेगा, या रिपॉजिटरी की चीज़ें हैं वो एक ही मिलेंगी आपको। कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो भी है वो एक रेपो से ही आप कनेक्ट होंगे एट अ टाइम। स्टैश एंड न्यू ब्रांच वही उसी तरह के मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। डेवलपर विल क्रिएट स्टैश फर्स्ट, रेलिवेंट ब्रांच, और बाद में पॉप या अप्लाई यूज़ करते हुए ऑपरेशन वो अपने रेलिवेंट जो भी टास्क है वहाँ पे स्विच कर लेंगे। वर्क इन WIP स्टैंड्स फॉर वर्क इन प्रोग्रेस कमिट। ये लोकली ही डेवलपर अपने कमिट करते हैं कोड को, और उसके बाद आप क्या है अपनी जो ब्रांच चेंज कर लेते हैं और उसके बाद वापस उसी को रीसेट करते हैं। क्लोन में ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, यूजुअली लोग स्टैश ही करते हैं मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स। लेकिन ये तब करते हैं यूजुअली डेवलपर जब फॉर एग्जांपल कोई वर्जन अपग्रेड हम कर रहे हो, तो आपको एक प्रोजेक्ट दूसरी वर्जन में चाहिए, दोनों चलते हुए रनिंग फॉर्म में चाहिए, तो मोस्टली फिर ऐसे केसेस में गिट क्लोन डेवलपर्स कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वर्क ट्री। वर्क ट्री में यह कि यूजुअली अगर हमारे पास देखा जाए तो किसी भी एक रेपॉजिटरी के अंदर हमारे पास एक वर्किंग ट्री और एक स्टेजिंग एरिया होता है। वर्क ट्री हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक रिपॉजिटरी में एट अ टाइम मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर चेकआउट कर सकते हैं, और जितनी ब्रांचेस में चेकआउट करते हैं हमारे पास उतने ही वर्किंग ट्रीज़ और उतने ही स्टेजिंग एरियाज़ हो जाते हैं एट द सेम टाइम। हुक्स की बात आपने की थी, बल्कि हुक्स से भी वही चीज़ कर लेते हैं सबसे पहले। तो हुक्स में मैंने ज़्यादा मॉडिफिकेशन तो नहीं की, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें। आपका नाम क्या, मैं भूल गया। हाँ, श्याम साहब का कल था एक क्वेश्चन के हम गिट हुक्स के बारे में देखें, तो ये हमारी गिट KSP की रेपो थी, यहाँ पे हुक्स का एक फ़ोल्डर है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि सैम्पल फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये वर्किंग फ़ाइल नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल फाइल्स हैं हमारे लिए। अगर हम इसके अंदर से डॉट सैम्पल को ख़त्म करेंगे तो तब ये वर्किंग हो जाएगी हमारे लिए। यहाँ से मैंने सिर्फ अभी इस हुक को सैम्पल यहाँ से रिमूव किया ताकि हम इसकी वर्किंग देख सकें। अच्छा, इस हुक में हो क्या रहा है बेसिकली कि यहाँ पे एक इको होता है जो कि साइन ऑफ अगर 2 लाइन में आपने ये वर्ड मिल जाए आपको, तो ये आपकी हुक जो है ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हुक में मैसेज एक लिख दिया है उस चीज़ के लिए। तो अगर मैं इस चीज़ को कमिट इज़ एडिड यहाँ पे करता हूँ कमिट, तो अब देखें यहाँ पे मुझे ऊपर टॉप पे मैसेज आ गया, डुप्लीकेट साइन ऑफ लाइन हुक मॉडिफाइड बाय एक्टर। तो इसी तरह जब हम हुक्स लिखेंगे तो उसमें हमें ये होगा कि
यहाँ पे किसी भी आईडी के अंदर वो हुक अपना मैसेज आउटपुट आपको इको करवा देंगे डेवलपर को, जो भी आपने उसमें फीड किया हुआ कि आपकी फीचर ब्रांच का नाम ठीक नहीं है, मल्टीपल इवेंट्स हैं। इवेंट का आइडिया है आपको कि कितने इवेंट्स हैं गिट हुक्स के लिए? हाँ बस ठीक। एज्योर रेपो के अंदर हमें सर्वर साइडेड हुक का ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। गिट हब में मिलता है, लेकिन गिट हब में भी आपको इंटरप्राइज लेवल पे पैकेज अगर है तब आपको सर्वर साइडेड हुक का ऑप्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, नहीं फ्री में नहीं मिलेगा। थोड़ा कम से आप जिस फीचर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, उसका एक तो जो ब्रांच नेम है मूवमेंट मैसेज वो उससे पहले वो साइड ऑफ अच्छा, तो उसमें फिर मुझे ये करना है, तो फिर उस पे ये किया था कि उसके हुक ऐड कर दिया था कि वहाँ बस मूवमेंट मैसेज लिखते हैं ना, गेट मेट डैश है वो मैसेज हो गई, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसको जो साइड ऑफ भी कर देगा और ये कहने के अच्छा हाँ सही बात। और उसमें आपने सर्वर साइड हुक भी थी आपके पास, नहीं जस्ट लोकल ही थी, क्लाइंट साइड थी? हाँ हाँ राइट्स भी नहीं, और उसके लिए आपको पे भी करना पड़ता है एक्स्ट्रा सर्वर साइडेड के लिए। गिट लैब में ऑप्शन है ये चीज़, गिट हब में भी है, लेकिन एज्योर रेपो में अनफॉर्चुनेटली सर्वर साइडेड हुक नहीं है। हाँ जी नहीं, गिट हब एक्शन में आप देख लें, हुक्स में आप नहीं मिलेंगी। इंटरप्राइज लेवल ऑप्शन जब आपके पास अवेलेबल तब ही आप मैनेज कर सकते हैं सर्वर साइडेड हुक्स के, वरना नहीं मैनेज कर सकते। अब ये मेरी एक चेंज थी जो कि मैंने सिर्फ एक कमेंट ऐड किया, मैं इसको हमारी फर्स्ट अप्रोच के थ्रू इसको स्टैश कर देता हूँ। स्टैश चेंज, तो ये मेरा यहाँ पे स्टैश बन गया। यहाँ से मैं अब अपना किसी भी फीचर में चेकआउट करूँगा तो मैं अपना रेलिवेंट काम करता रहूँगा। लेटर ऑन जब भी मुझे अपने काम को दोबारा अंडू करना तो मुझे यहाँ पे ब्रांच का नाम भी यहाँ पे विजिबल है, फीचर टू। मैं यहाँ पे अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो अब देखें यहाँ पे मुझे ये चीज़ स्टेज चेंज मिल गया, ठीक है। अगर मैं इसको, लेकिन अप्लाई करने से हुआ है कि यहाँ पे स्टैश भी मेंटेन्ड है, स्टैश डिलीट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे इसको अंडू चेंज कर दूँ, अब मैं यहाँ से इसको पॉप कर देता हूँ, अब यहाँ से मेरा स्टैश भी रिमूव हो गया और ये चेंजेस वापस अप्लाई भी हो गए उसी तरह, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा सेकंड ऑप्शन था हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कमिट एंड न्यू ब्रांच। अच्छा यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि मैं यहाँ पे अपना जो भी मेरा काम है अभी स्टेज एरिया में मैं यहाँ पे काम करते हुए मैं यहाँ पे WIP कमिट भी लिख देता हूँ, या डेवलपर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई मैसेज टाइप कर देगा तो हम यहाँ पे कहेंगे WIP कमिट, मैं इसको कमिट। अब ये चीज़ कमिट हो गया लेकिन मैं इसको पुश नहीं करूँगा क्लाउड पे, मैं जस्ट अपनी ब्रांच चेंज कर लूँगा, दूसरी फीचर वन में मैंने चेकआउट कर लिया और मैं अपना काम करता रहूँगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा कि मैं वापस अपनी उसी फीचर ब्रांच में आऊँगा, यहाँ से आके मैं अपनी एक कमिट पीछे रिवर्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे कमांड लाइन से रिवर्ट कर लेता हूँ इस चीज़ को। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। जो लोग नहीं ट्रस्ट ले रहे जी जी, आई डोंट नो आइडिया जी। आपने बिल्कुल इसके बाद ना एक छोटा टेस्ट सबको सेंड जी, ये मींस जो डेवलपर हैं सारे डॉटनेट आईओएस एंड्रॉइड वाले सारे जी, उसमें भी सीसी में फिर उसके रिजल्ट आएंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा ये मैं वापस कमेंट बल्कि आज आपने उनके थ्रू मेल भी करवा रहे वो गेस्ट भी बात। थैंक यू। अच्छा यहाँ पे इस फर्स्ट दो ऑप्शन में कोई क्वेश्चन अगर है तो ऑनलाइन साइट से। अच्छा थर्ड ऑप्शन ये है कि हम उसी रिपोजिटरी को अपने पास क्लोन कर लें, तो थर्ड ऑप्शन आई थिंक हम सब कर सकते हैं, ये बहुत कॉमन है।
अच्छा, फोर्थ ऑप्शन ये है कि वर्क ट्री। अभी हम यहाँ पे वर्क ट्री ऐड करते हैं। वर्क ट्री के लिए यूजुअली आपको या तो कुछ एडवांस्ड ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें गिट की सपोर्ट हो, नहीं तो फिर कमांड लाइन से ये चीज़ हमारे लिए इजीली हो करनी होगी। अभी मेरी रिपोजिटरी का एड्रेस है ये गिट रेपोस KSP, तो मैं अभी कहता हूँ गिट वर्क ट्री लिस्ट। अच्छा, अभी हमारे पास गिट वर्क ट्री लिस्ट के अंदर सिर्फ एक वर्क ट्री है जो कि ये दिखा रहा है फीचर 2। अब मैं यहाँ पे एक वर्क ट्री ऐड करूँगा जी। हाँ जी, डिफ़ॉल्ट वर्क ट्री ऐड। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे एड्रेस देना, पाथ देना है इस चीज़ का। जो मैंने अभी गिट वर्क ट्री ऐड के आगे जो 2 डॉट्स लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि जो मेरी रेपो है ना, जिसमें अभी जो पाथ है गिट KSP, इससे मैंने एक स्टेप बैकवर्ड आना है। यानी कि जब ये 2 डॉट में यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं रेपोज में आ जाऊँगा पाथ में, इसी बेस एड्रेस की। उसके बाद मैं जिस लेवल पे गिट KSP गिट बनाऊँ, मैं इसी लेवल पे एक और फोल्डर बना लूँगा वर्क ट्री के लिए। इसका नाम हम दे देते हैं KSP गिट स्पीड डैश गिट। अच्छा, मैं इसमें डेवलप ब्रांच चेकआउट कर लेता हूँ। आगे आई थिंक यहाँ पे डेवलप लिखना ज़रूरी है ब्रांच के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मेरा यहाँ पे प्रिपेयरिंग वर्क ट्री और यहाँ पे मेरा एक वर्क ट्री ऐड हो गया। अगर मैं दोबारा यहाँ से लिस्ट करूँ तो गिट वर्क ट्री लिस्ट, अब मेरे पास 2 वर्क ट्री आ रहे हैं, एक फीचर 2 ब्रांच चेकआउट है, एक में डेवलप ब्रांच चेकआउट है। अब सेम रिपोजिटरी में मेरे पास 2 वर्किंग ट्री है और 2 स्टेजिंग एरियाज हैं। मैं जितने चाहूँ इनफाइनाइट वर्क ट्री यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप वो ब्रांच एंड में लिखोगे तो वो करंट वाली ब्रांच से बना देगा। अच्छा, अगर मैं एंड पे ब्रांच नेम यहाँ पे जैसा मैंने स्पेसिफाई किया गिट वर्क ट्री ऐड, उसके बाद पाथ दिया, यहाँ तक ये पाथ था सारा। उसके बाद मैंने आगे ब्रांच का नेम मेंशन किया। अगर मैं नेम मेंशन नहीं करूँगा तो फिर इसी पाथ के नाम से एक नई ब्रांच बन जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ से स्विच बैक करता हूँ रेपोज में। अब यहाँ पे आप देख लेंगे जिस लेवल पे KSP गिट था, इसी लेवल पे एक और फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन वर्क ट्री का फ़ायदा ये है कि ये दोनों फोल्डर्स एक ही रेपो के साथ सिंक्ड हैं। स्पेस, हाँ स्पेस इसमें होती है जिस नॉर्मली कंज्यूम, लेकिन आप ये समझ, स्टैश है ना आपकी पहली जो रिपोजिटरी में जितने आपके स्टैश थे वो दूसरे वर्क ट्री में भी आपको विजिबल होंगे इस तरह। तो रेपो या कॉन्फ़िगरेशन आप समझ लें, यूज़र नेम डॉट ईमेल जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इस तरह की चीज़ें वो हमें नहीं कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। अगर पहला प्रोजेक्ट अगर 200 MB का है तो दूसरे वर्क ट्री को ऐड करेंगे तो 400 MB कंज्यूम होंगे आपकी हार्ड डिस्क पे। इसी तरह वो साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। यूज़ केस क्या हो सकता है? इस ब्रांचेस के साथ अपने जिस तरह फीचर इंप्लीमेंट करते हैं, आप उससे ब्रांचेस निकाल लेते हैं, फीचर कंप्लीट करके वापस वर्क ट्री का यूज़ केस क्या हो सकता है? इसका यूज़ केस जो मैंने प्रैक्टिकली किया था, जब मैं मस्जिद की API को मैं .NET 2.2 से .NET 6 में शिफ्ट कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे दोनों प्रोजेक्ट रनिंग फॉर्म में चाहिए थे। तो जब मैं .NET 2.2 का प्रोजेक्ट वहाँ से रन करता था एक आईडी में, दूसरे आईडी में .NET 6 का मैं रन करता था, तो मैं क्या करता था वहाँ चीज़ें स्टैश कर लेता था, तब मैं वर्क ट्री ऐड कर लेता था उस वक्त में। तो हमारे पास चीज़ें सिंक रहती थी, मुझे बार बार कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती खुद चीज़ों की। नहीं, ब्रांचेस से आपको नुकसान ये कि देखें आपके पास एट अ सेम टाइम एक ही वर्किंग ट्री, एक ही स्टेजिंग एरिया होता है। अब जब आप वर्जन अपग्रेड कर रहे होते हैं, कुछ आपके पास इग्नोर्ड फाइल्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो अफेक्ट हो रही होती हैं वर्जन अपग्रेड करते हुए। तो अब ये डेवलपर टू डेवलपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को स्टैश कर लें। जो मुझे रिक्वायरमेंट ये फिजिबल लग रहा था कि जो फोल्डर में चेंजेस मैं कर रहा हूँ उसको मैं चेंज ना करूँ या चेकआउट ना करूँ या स्टैश ना करूँ, वो चेंजेस उधर ही पड़ी रहें। तो उस ऑप्शन के लिए फिर हम वर्क ट्री को यूज़ करते हैं। सो मैं एक और आईडी में अब जो वर्क ट्री मैंने कोर ऐड किया, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। UI टूल बेसिकली गिट की अब देखें तो वो मैं जिस तरह पिछले सेशन में भी ये चीज़ बताई थी कि गिट के लिए क्लाउड ऑनलाइन जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी डिफरेंट अपनी इम्प्लीमेंटेशन है। जिस तरह GPG की आपको गिटहब में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। इसी तरह गिट का भी यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो में इंस्टॉल्ड है, मैं वो अभी आपको दिखा देता हूँ।
हाँ, यहाँ पे आपको नीचे विजिबल होगा मिन गिट लिखा हुआ है। ये जो हमारे पास यहाँ पे जो मेरे पास मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे गिट इंस्टॉल्ड है, ये कंप्लीट गिट इंस्टॉल्ड है, लेकिन जो विजुअल स्टूडियो जो मुझे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है वो मिन गिट के हैं। तो अगर वर्क ट्री का हमें चाहिए तो जिस तरह कुछ सोर्स ट्री आई थिंक एक हमारे पास है एक सॉफ्टवेयर, या कुछ ऐसे पेड सॉफ्टवेयर हैं जो वर्क ट्री के ऑप्शन देते हैं। VS कोड के अंदर भी गिट लेंस का एक प्लगइन है जो पेड वर्जन में आपको वर्क ट्री से डील करने के ऑप्शन देता है। अगर वो पेड नहीं है तो फिर आप वो वर्क ट्री का ऑप्शन वहाँ से यूज़ नहीं कर, फिर आपको कमांड लाइन यूज़ करनी पड़ेगी उस पर्पज़ के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप अब देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे विजिबल भी है जो मैंने नेम इसका रखा था KSP गिट डेवलप, और यहाँ पे इस वक्त मैं डेवलप ब्रांच में चेकआउट हूँ। यहाँ पे वही मुझे मेरे पास स्टेजिंग एरिया और वो चेंजेस मेरे पास अवेलेबल है मेरे पास। मैं पैरेलली आप यूँ समझ लें इस चीज़ में काम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आप चेंज ये देख सकते हैं कि चेंज मेरे पास यहाँ पे विजिबल है। तो आप यहाँ पे रहते हुए काम कर लें, जितने वर्कट्रीज आपको रिक्वायर्ड हैं उस तरह काम कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ वर्कट्री को। अच्छा, वर्कट्री टू वर्कट्री सिंक कर सकते हो अपना काम, जिस तरह ब्रांचेस में होता है, पुल करते हो, पुल फैच करते हो, इस तरह वर्कट्री में किस तरह की जरूरत पड़ती है, वो चीज पॉसिबल है? नहीं, मैंने इस चीज़ को अभी तक ट्राई नहीं किया कि मतलब आप कह रहे हैं कि मैं एक वर्क ट्री के अंदर एक ब्रांच में लोकल कमिट करता हूँ और दूसरी वर्क ट्री में जाके उसको लोकली उस चीज़ को एक्सेस करूँ। मेरे ख्याल से नहीं होगी इस चीज़ की ऑप्शन, मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने KSP गिट के वर्क ट्री के अंदर डेवलप ब्रांच में एक लोकल कमिट प्लेस कर दिया। अच्छा, हाँ हाँ, वो तो जारी बात है, ऑब्वियसली वो तो हो जाएंगी, वो तो हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ से डेवलप ब्रांच में आ गया। अच्छा हाँ, उसने मुझे ऑप्शन यहाँ पे एरर दिया कि आप इस वक्त दूसरे वर्क ट्री के अंदर डेवलप में चेक डाउन है, तो एट द सेम टाइम दो वर्क ट्री में चेकआउट नहीं कर सकते। मैं यहाँ से इसको, हाँ मैं यहाँ पे इसको मेन में कर लेता हूँ अब, और अब इसको यहाँ से डेवलप में चेकआउट करते हैं। तो डेवलप की लोकल हिस्ट्री अगर देखी जाए तो हाँ, ये देखें मुझे पुल नहीं करना पड़ा, मैंने दूसरे वर्क ट्री से एक लोकल कमिट किया और यहाँ पे भी मुझे वो विजिबल है वो चीज़। तो यही हमें बेनिफिट है इसका वर्क ट्री का। अच्छा, मैं अभी दोबारा इस चीज़ को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो अभी मेरे पास दो वर्क ट्री आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से अब एक को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसके पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। ये क्या इशू आ रहा है भाई, एक मिनट, इसको आईडी को क्लोज करते हैं। अभी कौन सा आईडी क्लोज है? अच्छा, मेरे पास वो ओपन हुआ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब वर्क ट्री लिस्ट करते हैं, और अब देखें मेरे पास एक वर्क ट्री रह गया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो ऑनलाइन साइट से? यहाँ पे यहाँ पे ऑनलाइन साइट से कोई क्वेश्चन? नहीं?
अच्छा अच्छा, अगर जो अब हमारा जो हाफ जो अभी था वो कवर हो गया कंटेंट, और अब हाफ कंटेंट रह गया इसमें, री राइटिंग द हिस्ट्री। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो हम करेंगे कि एक तो ऑर्डरिंग ऑफ कमिट, और कमिट के जो मैसेज चेंज करना, या किसी भी कमिट को स्प्लिट करना मल्टीपल कमिट्स में, या कुछ कमिट्स को मर्ज कर देना एक सिंगल कमिट में, या किसी भी कमिट मैसेज का कमिट का जाके उसका मैसेज चेंज कर देना किसी भी नंबर पे अगर कोई कमिट है तो। इन तमाम ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि उस चीज़ को हमने वहाँ पे वो लोकली हमारी हो, पुश ना किया हो उस फीचर ब्रांच को अपनी। अगर पुश किया तो फिर उसके लिए हमें गिट पुश फोर्स यूज़ करना पड़ेगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उससे। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप, हाँ जी, नहीं बढ़ेगी तब जब आप डेवलप ब्रांच पे करेंगे ना। देखें, अगर मैंने डेवलपर ने अपनी एक फीचर ब्रांच बनाई हुई है, उस पर कोई और काम नहीं कर रहा, तो वो तो मैं अगर फोर्स पुश करता हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये फिर भी अच्छी प्रैक्टिस है आप लोकली करें अपना, उसके बाद ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको। बताया कि एक कमिट को आप मल्टीपल कमिट्स में कर सकते हो। जी जी, ये स्क्वाश के केस में है या किसी भी केस में? मैं अभी स्क्वाश का केस में समझा नहीं, दोबारा बताएं क्वेश्चन। मतलब आपके पास 4 कमिट्स है, ठीक है, आपने इनको स्क्वाश कमिट करके मर्ज कर, अब बाद में इसी की बात कर रहे हैं कि आपने जो स्प्लिट करना है। ज़रूरी नहीं है कि उसको कमिट, नहीं ज़रूरी नहीं है, कोई भी कमिट हो सकती है। ये तो कॉन्सेप्ट के लिए, जो स्क्वाश हो चुकी है वो भी हमारे लिए जस्ट एक कमिट ही है, जो नहीं हुई वो भी एक कमिट है, तो हमारे पे वो चीज़ डिपेंड करती है अपना वो। इसमें डोंट पुश योर वर्क अंटिल यू आर हैप्पी विद इट, लोकल चेंजेस किए हैं उसके बाद ही अपनी री राइटिंग द हिस्ट्री वाली जो हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करने चाहिए। बेसिक जो ऑपरेशन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए थे कि किसी भी कमिट के जो मैसेज है उसको एडिट करेंगे, nth कमिट को रिमूव कर देंगे, स्प्लिट करेंगे, रीऑर्डरिंग करेंगे। अच्छा, ये चीज़ अचीव जो होती है री राइटिंग द हिस्ट्री, वो इंटरैक्टिव रीबेसिंग के थ्रू हम ये चीज़ को अचीव करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड नहीं, हाँ, VS कोड के अंदर हमें ये ऑप्शन इंटरैक्टिव रीबेस का UI भी हमें प्रोवाइड होता है, जिसकी ये पिक्चर अब यहाँ पे विजिबल है कि अगर फॉर एग्जांपल हम 5 कमिट्स के साथ ये चीज़ परफॉर्म करें तो हमें ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे UI पे, बजाय कि हम कमांड लाइन से करें। तो ये भी ईजी है, लेकिन मैं यहाँ पे भी कमांड लाइन से इसको चीज़ को दिखाऊँ ताकि जितने भी एक्स कोड के एंड्रॉयड तमाम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकें। इंटरैक्टिव रीबेस के अंदर जो पहला ऑप्शन है पिक, ये यूजली सिर्फ इस चीज़ का इंडिकेटर है पिक के, आपने अगर एक यहाँ पे जिस तरह ये आप देख लें कमिट, ये 5 कमिट्स हैं, अगर इन सब के अंदर पिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जैसे इसको यूज़ कर लें और इसमें पिक में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। बस अगर इस वो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। रीवर्ड का जो मतलब है कि आप उसके कमिट मैसेज को एडिट कर लें। स्क्वाश का मतलब ये है कि आप मल्टीपल कमिट्स को मर्ज कर दें। फिक्सअप में क्या होता है कि ये भी मर्ज ही करता है, लेकिन ये जो कमिट मैसेज होते हैं ना उनको मर्ज नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीछे जाऊँ यहाँ पे, अगर मैं कमिट 3, 4, 5 अगर इन तीनों को स्क्वाश करूँगा, स्क्वाश का ऑप्शन यूज़ करूँगा, तो क्या होगा कि जो कमिट मैसेज बनेगा ना उसके लिए, उसके अंदर मेंशन होगा, ऑटोमेटिकली जनरेट होगा कमिट 3, कमिट 4, कमिट 5 को ऐड करके चीज़ हुई है। अगर मैं फिक्सअप करूँगा तो फिक्सअप करने से ये होगा कि लास्ट की जो होगी ना हमारे पास कमिट, उसका मैसेज रह जाएगा, बाकी तमाम के कमिट मैसेज ऐड नहीं होंगे। बस ये डिफरेंस है। जिस तरह अभी कमिट 3, कमिट 4, कमिट 5, कमिट 5 के साथ मैं यहाँ पे फिक्सअप लिखता हूँ पीछे, कमिट 4 के साथ भी फिक्सअप का रखता हूँ ऑप्शन, तो क्या होगा कि वो कमिट 3 का जो मैसेज को रहने देगा, बाकी सब 4 और 5 के मैसेज डिलीट हो जाएंगे कमिट मैसेज। अगर कमिट 4 के पीछे स्क्वाश का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, 5 के साथ भी स्क्वाश का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो कमिट 3 के साथ कमिट 3, 4, 5 कमिट मैसेज में अपेंड हो जाएगा। ड्रॉप का वो सिंपल है कि आप इसमें से 4 के साथ ड्रॉप का ऑप्शन सेलेक्ट करें, सेव करें, तो वो 4 कमिट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। बस इसका भी प्रैक्टिकल यहाँ पे भी करेंगे इस चीज़ का। जी जी जी, ये जो एक है, ठीक है, या इसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो ये रिमोट कमिट्स को भी किया जा सकता है या सिर्फ लोकल? ये लोकल रिमोट कमिट्स को भी आप पहले फैच करेंगे अपने पास, उसके बाद लोकली करेंगे। ये जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे लोकली परफॉर्म होंगे, कर सकते हैं। ओरिजिन स्लैश आप अपनी ब्रांच में चेकआउट करें,
वहाँ चेंजेस पुल करें, उसके बाद इंटरेक्टिव रीबेसिंग कर दें, उसके बाद नई ब्रांच बना के पुश कर दें, उसी में फोर्स पुश कर दें। ये वो डिपेंड करता है नीड पे। अच्छा हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने कोई चीज़ चेंज नहीं की ना, तो फिर वो पुरानी कमिट ही होगी। अगर थोड़ी सी भी चीज़ आपने चेंज कर दी तो उसके अंदर वो चीज़ कमिट आईडी चेंज हो जाएगी। अच्छा, अभी हम इसमें करते हैं git rebase-i। अच्छा, या जो अब रीबेस हम इंटरेक्टिव रीबेस करेंगे, वो गिट रीबेस ऑप्शन करेंगे। डैश आई का मतलब इंटरेक्टिव, यहाँ पे इंटरेक्टिव वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली डैश आई ही हम स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे अब रेफरेंस स्पेसिफाई करना होता है कहाँ तक आपने इंटरेक्टिव रीबेसिंग परफॉर्म करनी है। अभी अगर हम अपने पास यहाँ पे देखें तो इस वक्त हमारा जो रिपोजिटरी का जो हेड है इस वक्त हमारी, वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ब्रांच फीचर 2 है और उसमें ये ब्रांच में कमिट आईडी इंटरफेस 3 की ऐड है। तो अगर मैं यहाँ पे हेड और उसके साथ जो टिल्डा का सिंबल है उसके आगे मैं 1 लिखता हूँ, तो फिर वो इस इंटरफेस को पिक कर लेगा, बस इस कमिट को पिक करेगा। अगर मैंने इसको क्लास 2 तक करना तो मुझे काउंट करना पड़ेगा कितना है, तो मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मतलब मैं क्लास 1 तक करूँगा तो मेरे पास 6 हो जाएंगी। मैं 6 कर लेता हूँ। ठीक है ये। अच्छा, अब हुआ क्या कि अब एडिटर ओपन हो गया और इसमें जो 6 मैंने हेड किया था वो हेड रिवर्स में उसने ओपन कर दी मेरे पास कि अब ऑपरेशंस यहाँ पे अपने स्पेसिफाई कर दें कि आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब जिस तरह सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्क्वाश का ऑप्शन फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ स्क्वाश के लिए एस यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म स्पेसिफाई कर सकते हैं। हाँ जी, ऑटोमेटिकली सबसे बाय डिफ़ॉल्ट पिक ऑपरेशन होता है। अगर मैं पिक कर कुछ भी किए बगैर इस फाइल को क्लोज कर दूंगा तो वो पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो उसने कहा इंटरफेस 1 इज़ एडिड, 2 इज़ एडिड, 3 इज़ एडिड। तब देखना उसने प्रीवियस को भी मैसेज को रहने दिया है और उसके बाद तीनों के अंदर मैसेज को उसने सेव करवा दिया। अब यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं, और बल्कि मैंने इस चीज़ को चेंज नहीं किया। हाँ ठीक है, तो अब देखें उसने मैसेज की लेंथ में तीनों को ऐड कर दिया यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं चाहता तो यहाँ से इन तीनों को ख़त्म करके एक वर्ड भी टाइप कर सकता था, जो कि मैं भी करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब गिट rebase-i हेड मैं 2 कमिट्स तक कर देता हूँ। अच्छा, इंटरफेस 1 इज़ एडिड, यहाँ पे मैं यहाँ पे आर दे देता हूँ। आर से मुराद के रीवर्ड, इसका मैंने सिर्फ जस्ट मैसेज एडिट करना है। मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ 3 इंटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो देख लें यहाँ पे कि हमें यहाँ पे ये 3 इंटरफेस ने मैसेज एडिट कर दिया। अब इस चीज़ को स्प्लिट करते हैं जितना मैंने, बल्कि काम करते हैं कि क्लास अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कमेंट पे जाके करना चाह रहे हो, अभी तो वो हेड से कर रहे हो, तो बीच में किसी स्पेसिफिक करो। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ से क्लास 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 किसमें क्लास 1 के बाद क्लास 1 ही ऐड कर दें। एक कमिट ऐड करें, इसके बाद कितनी होगी 1 2 3 4 5 में कर देता हूँ। गिट रीबेस डैश यहाँ पे 1 पे मैं एडिट कर देता हूँ और जहाँ पे आप नंबर दे रहे हैं टिल्डा 4, वो 4 की जगह पे आप कमिट हैश दे सकते हैं या बस वहाँ पे आपने काउंट देनी होती है हेड के लिए? ख्याल से शायद दे सकते हैं, मैंने उसको मुझे भी याद नहीं, जो मैं जिस वक्त इसको स्टडी कर रहा था मैंने किया था, मे भी दे सकते होंगे।
इसको ट्राई कर लेते हैं इस चीज़ को भी। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, मैंने 1 के आगे ई टाइप किया था, तो अभी मुझे डिटैच हेड में होना चाहिए। ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विजिबल है डिटैच हेड। तो इस वक्त अगर मैं हिस्ट्री डिटैच हेड की देखूँ जाके, तो ये देखें क्लास 1 इज़ एडिड, यहाँ तक अब हम स्टॉप हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आके क्लासेस में एक ऐड कर देता हूँ क्लास 1A, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ क्लास 1A इज एडेड। अच्छा, अब यहाँ पे रीबेस क्योंकि चल रहा है तो यहाँ से आईडी में मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो ये थोड़ी सी एक वो उसकी विजुअल स्टूडियो ने इस चीज़ में थोड़ा सा काम नहीं किया हुआ। गेट commit -m चेंजेस में इसको प्लस भी कर देते हैं, ठीक है। अब कमिट हो गया हमारे पास। और अगर मैनेज ब्रांचेस में आए तो ये इधर क्यों नहीं है इस चीज़ का, एक मिनट। ये आईडी इस चीज़ को वो क्या कहते हैं, रिकग्नाइज नहीं कर रहा। चलो ठीक है, इसको कर देते हैं। अब मतलब यहाँ पे कहने का मकसद ये कि मैंने एक मिनट ऐड कर दिया, अब जितनी इनफाइनाइट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 1 पे हम स्टॉप हुए थे। अब मैं यहाँ से करूँगा गिट रीबेस, अच्छा अब हमें फीचर, अब डिटैच हेड ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने रीबेस का जो ऑपरेशन था अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर आप फीचर 2 ऐड करें तो आप देखेंगे क्लास 1 के बाद क्लास 1A इज़ एडिड, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 3 4 कमिट्स और कर देता हूँ, और बल्कि एक काम करते हैं, फिक्सअप को यूज़ कर लेते हैं। गिट रीबेस देखें क्लास 1 इज़ एडिट के अंदर वो सारी मर्ज हो गई हमारी, ठीक है। ये मैं चाहता तो मैं उधर भी रिवर्ट कर सकता था, लेकिन मैंने खुद नहीं किया। मैं यहाँ पे इसको रिवर्ट कर देता हूँ। क्लासेस has been हाँ, अभी देखें अब हमारे पास जो कमिट्स थी क्लासेस की, उन सब को मैंने मर्ज करके एक एक कमिट बना दिया, तो मीनिंगफुल मैसेज कन्वे होगा कि जस्ट क्लासेस ऐड हुई हैं इस कमिट के अंदर। अब हम किसी में को भी यहाँ से करते हैं, क्लासेस को ब्रेक करें यहाँ से। क्लासेस को ब्रेक करने के लिए मैं इसी बल्कि इसी हाँ इसी पे मैं स्टॉप कर जाऊँगा। जब मैं रीबेस करूँगा तो मुझे यहाँ पे मैं 3 तक कर लेता हूँ, गिट रीबेस -3। क्लासेस को करना है, इसको मैं एडिट पे करूँगा। यहाँ पे ऑप्शन देखें, एडिट का स्पेसिफाई यूज़ कमिट बट स्टॉप फॉर अमेंडिंग। अब मैं फिर डिटैच हेड में मुझे चले जाना चाहिए, डिटैच हेड में चला मैं, ठीक। अब डिटैच हेड की जो हिस्ट्री है, हाँ उसमें अब देखें यहाँ पे मुझे लिखा है क्लासेस हैज़ बीन एडिड। अब यहाँ पे आके मैं अपने डिज़ायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ से करूँगा गिट रिसेट सॉर्ट हेड 1। इसका मतलब है कि मैं एक कमिट जो क्लासेस हैज़ बीन हेडेड है उसको स्टेजिंग एरिया में लेके आने लगा हूँ इसकी चेंजेस को। अब यहाँ पे देखें स्टेज एरिया में ओवरऑल मेरे पास चेंजेस आ गए हैं सारी।
तो अगर मैं यहाँ से, हाँ वो अब डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ से अब क्लास 1 को स्टेज में कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ git commit dash m class 1 is added, ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ पे करके is added। अच्छा आप देखें ये जो मेरी एक कमिट थी उसको हमने मल्टीपल कमिट्स में स्प्लिट कर लिया यहाँ पे, और अब मुझे यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं डिज़ाइड। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं फर्दर यहाँ पे अपनी जो काम है कंटिन्यू कर सकता हूँ। जैसे हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बल्कि ऐड कर भी देता हूँ। क्लास ही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे वो भी कमिट आ गई होगी हमारे पास डिटैच हेड में। बल्कि अब एक काम करते हैं, इसको खत्म करते हैं, गिट रीबेस कंटिन्यू। तो ये चीज़ हमारे पास अब रीबेस हो गया। मैं यहाँ से अगर इसकी ब्रांच हिस्ट्री में जाऊँ तो ये अब आपको विजिबल होगी, क्लास 1 इज एडिट। जो 3 क्लासेज हैव बीन एडिट थी उसको हमने स्प्लिट कर लिया मल्टीपल कमिट्स में। अच्छा एक काम करते हैं, अब इसको रीऑर्डरिंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्लास 1, क्लास ए, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ठीक है। इसको रिवर्स में कर लेते हैं कमिट्स को। हाँ जी, इनकी आईडी सेम है? नहीं आईडी कैन मॉडिफाई इसके पास। यही रीबेस का लॉस है इंटरेक्टिव रीबेसिंग में, कि आपकी जो हैश है वो चेंज हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तो उस कमिट की जो आईडी है वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल कमिटर नेम और ऑथर नेम भी चेंज होगा तो डेट टाइम भी चेंज हो जाएगा, तो उसकी कमिट की जो हैश है वो चेंज हो जाएगी, तो इस वजह से। अच्छा अब पिक का जो ऑपरेशन था वो यहाँ से मैं आपको अब दिखाता हूँ पिक का हमें क्या फ़ायदा है। पिकनेस, हाँ इस तरह। तो अगर मैं अब इस तरह करूँगा तो ये इस तरह ऑर्डर में आ जाएंगे हमारे पास कमिट्स। सबको ऑर्डर नहीं करते, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें अब, तो अब ये देखें ये जो ऑर्डरिंग जो हमने की थी ना, यहाँ पे ऑर्डरिंग रिफ्लेक्ट हो गई है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जो क्लास ए की कमिट है जस्ट मैं इसको रिमूव कर दूँ, और क्लास 3, क्लास ए और नहीं सॉरी क्लास 1A और क्लास 3 इन दोनों को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, गिट रीबेस क्लास 1A को ड्रॉप का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और क्लास 3 के लिए ड्रॉप का ऑप्शन सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। जस्ट मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पे। अच्छा अब मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं, रीराइटिंग हिस्ट्री सारे आपको यूट्यूब पर देखिए, सारा कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इस चीज की तो हिस्ट्री नहीं लगती उनको। इस चीज़ की हिस्ट्री, इन चेंजेस की जो हिस्ट्री है हमारे पास लोकली सेव हो रही है। जिस तरह एक ब्राउज़र के अंदर आप कुछ भी जब विजिट करते हैं तो हमारे पास ब्राउज़र हिस्ट्री होती है। इसी तरह गिट में जब हमारा लोकल रैपो के अंदर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे चेकआउट है, रीसेट है, डिलीट, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो भी हिस्ट्री मेंटेन होती है। वो हिस्ट्री हमारे लिए एक्सेसिबल होती है गिट रेफ लॉग के ऑप्शन से। मैं वो भी दिखा देता हूँ बल्कि यहाँ पे, गिट रेफ लॉग। लेकिन वो आगे पुश नहीं होती, वो लोकल ही रहती है।
ऐसे ही लोग, जैसे ब्राउज़र की हिस्ट्री होती है किसी भी आपकी, तो वो लोकली मेंटेन हो रही होती है। जिस तरह आप ये देखें यहाँ पे मेंशन है कि मैंने क्या क्या किया, रीबेस किया था, पिक स्टार्ट किया था, तो वो सारी हिस्ट्री मेरी मेंटेन हो रही है लोकली। मैं आगे अगर यहाँ पे करता जाऊँगा तो मुझे विजिबल होती जाएंगी कि अच्छा आपने सबसे पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था, फिर ये किया था, वो सारी हमारे पास मेंटेन्ड है। अच्छा, करंट को कर लेते हैं एक्सेप्ट, मर्ज कंप्लीट गिट रीबेस, अच्छा जी। अब हमारे पास, अब देखें यहाँ पे क्लास 1 है और क्लास 3, वो हमारे पास रिमूव हो गए हैं यहाँ से हिस्ट्री में से। आई थिंक यहाँ पे ऑपरेशंस जो थे हमारे, फिक्सअप का भी शो कर दिया, स्कॉश का भी, एडिट का भी, रीबर्ड का भी, पिक का भी, तमाम ऑप्शन यहाँ पे परफॉर्म हो चुके हैं। तो अब इसमें से कोई क्वेश्चन आप लोगों का? अच्छा, एक चीज परफॉर्मेंस के दिखा दें हमको, जो मेरा क्वेश्चन था, हमने एक स्पेसिफिक कमिट पे जाके हमने उसको कमिट की हिस्ट्री चेंज कर दी। तो जो मुझे समझ आ रहा है, हम पहले उस कमिट पे चेकआउट कर लें एंड वहां पे आ जाए, फिर उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करें और गेट रिक्वेस्ट कंटिन्यू, ऐसे ही। फिर वहां से ऑफसेट होगा उसका 1 2 3 दोगे तो फिर ऑफसेट होगा। बाद में उसकी ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं उसके बाद। और क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन एक डिस्कशन पॉइंट। जी जी जी, हाँ हाँ। अब क्योंकि हमने क्लासेस वगैरह ऐड किए हैं और उसके टॉपिक्स वगैरह ड्रॉप किए, तो अब डेफिनेटली अब इनका एक डिपेंडेंसी जो है पीआरजे फाइल है, वहाँ पर एंट्री हुई हुई है, तो प्लीज के हमें जब ड्रॉप करना हो या ये चीज हो, तो वो पीआरजे फाइल को भी हमें, मतलब जो करने वाला है उसको पता होना चाहिए कि अच्छा इसके कहाँ इम्पैक्ट आया। हाँ, ये तो ज़ाहिर बात है, तो आपके लोकल, अब आप बिल्ड करेंगे तो वो कहेंगे कि फाइल नॉट फाउंड। वो मस्त किसी वजह से आया था, वो जब आपने उसको रिमूव किया ना, तो हाँ वो भी ऐड कर रहा था, साथ में कोई ऐड कर रहा था, तो उसने कहा भाई पहले तो हाँ, ऐसे ही। तो वो तो ज़ाहिर बात है, डेवलपर को देखना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप लोकली ऑपरेशन पे परफॉर्म करें जो आप कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं जी? और क्या करें फिर अब यार, आप लोगों को समझ आ गया आप लोगों को? एक देखते हैं, 1 मिनट में देख लेता हूँ। आपकी नजर में वैसे रिकमेंडेड गिट की जो एक्सटेंशंस होती हैं वो क्या है? गिट एक्सटेंशन अभी मैंने देखा था एक पॉपअप एक एडिटर हुआ है गिट एक्सटेंशन का। अच्छा, उसमें ये था कि मेरी यहाँ से मुझे ये, इसको मैं कैसे रिमूव करूँ, क्या करूँ? अच्छा ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन में अगर आप देखें, मेरे पास ये गिट एक्सटेंशन की है ये चीज़। इसको करने का पर्पस बेसिकली ये था कि अब जब आप पैचेस करते हैं या परफॉर्म करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो उसमें आपको कमांड्स लिखनी पड़ती हैं हर दफ़ा, गिट एम या मेल बॉक्स के लिए ना। तो यहाँ पे ये जो गिट एक्सटेंशन की हमें कुछ चीज़ें खुद ही ये चीज़ परफॉर्म करते हैं, यूआई प्रोवाइड कर देता है इस चीज़ के लिए। जैसे आप देखें अप्लाई पैच और फॉर्मेट पैच, तो हम मैं चाहूँ यहाँ से इनके ऑटोमेटिकली पैच भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट पैच करता हूँ, अब देखिए मेरे पास पैचेस का है ऑप्शन, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ KSP पैचेस, और ठीक है यहाँ पे, अच्छा पैचेस मुझे कितने चाहिए, यहाँ से कर लेते हैं। तो जब मैं ये पैचेस क्रिएट करूँगा तो हाँ, यहाँ पे देखें मुझे पैचेस क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, वरना मुझे ये चीज़ उससे क्रिएट करनी पड़नी थी, आप कह लें कमांड लाइन से, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग था।
तो मैंने अपना टाइम सेव करने के बाद देखें उसने मुझे वो चीज़ बता दी कि आपके इतने पैच यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं इस जगह पे। तो अभी ये यहाँ जो इंटरेक्टिव कमांड्स है ये भी सपोर्ट करता है। इंटरेक्टिव अभी बताया बैच का। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मैंने देखा नहीं, मैं देख लेता हूँ। गिट एक्सटेंशन का लेकिन रीबेस में आई थिंक मैंने इस यूआई को अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन ये है कुछ इसमें भी। हाँ ये वही चीज यूआई में उसकी हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे अब इसमें नहीं आइडिया कि मुझे इस चीज को कैसे यूज करना है। ऑटो स्क्वॉश, स्पेसिफिक रेंज। अच्छा ये रीबेस कुछ और चीज है मेरे ख्याल से। रेंज स्पेसिफाई करके उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं ना कि किसको मॉडरेट किस तरह आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये इसने रीबेस कर देना ना उसमें, वहां से लेके इसने इंटरेक्टिव रीबेस का ऑप्शन ही दे रहा है। वैसे तो चेक बॉक्स अपने मल्टीपल सेकंड नहीं मल्टीपल नहीं हो रही, एक ही हो गया एट अ टाइम। नहीं मल्टीपल का ऑप्शन इसमें कुछ यूआई का वो यहाँ से मेरे ख्याल से वो दिखा भी रहा है कि यहाँ से वो रिमूव कर देगा, उसके बाद इसको रीबेस कर देगा। अच्छा यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से क्लास 4 तक पैच बनाए कितने, मैं इस पैच को भी देख लेते हैं। इसके बाद ये पैचेस में जाए। अच्छा टोटल 3 इंटरफेसेस 2 फोल्डर्स तक पैचेस हमारे पास बने हैं। तो अगर मैं यहाँ से आऊँ, अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने अपनी ब्रांच हिस्ट्री डिलीट कर दी यहाँ से। अब मैं इसका पैच अप्लाई करूँगा यहाँ पे। मेरे ख्याल से इसमें मल्टीपल नहीं सिलेक्ट होते हैं, नहीं एट अ टाइम एक आ है इसमें अभी नहीं, सॉरी ठीक है। अच्छा पैचेस का फोल्डर है तो अब इसमें जितने पैच हैं मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। आपका उस दिन क्वेश्चन था साइन ऑफ वाला, तो ये देखें यहाँ पे साइन ऑफ का ऑप्शन भी आ रहा है मेरा, तो मेरे साथ वो साइन ऑफ हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे अप्लाई पैच करता हूँ। अब वो देखें पैच अप्लाई करते वो सारे यहाँ पे चीज़ हमारे पास आ गई। ये चीज इसका मतलब क्या यूज करेंगे? अब ये देखें लास्ट में लिखा भी है साइन ऑफ बाय अकबर हफीज़ भट्ट। हाँ जी जी। इसका मतलब क्या यूज कर सकते हैं कि आप पैच करेंगे कोई कमेंट था। अच्छा इसमें नॉर्मली मैंने पहले उस दिन भी बताया था कि पुल रिक्वेस्ट का अगर आपने ऑप्शन नहीं यूज़ करना तो आप पैचेस को भी यूज़ कर सकते हैं मर्ज करने के लिए। ये डिपेंड करता है आपके वे ऑफ वर्किंग के ऊपर, आप किस तरह काम कर रहे हैं। मतलब एक अगर आप कोई टीम में फ़र्ज़ करें डेवलपमेंट करवा रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तो उनसे आप उस काम का पैचेस भी बनवा सकते हैं। पैचेस ईमेल करवा लें और वो पैचेस अपनी किसी प्राइवेट जो आपने नहीं दिखानी रिपोजिटरी वहाँ पे अप्लाई करवा लें। दूसरा ये कि आप वहाँ से फॉर्क कर लें और डेवलपमेंट करवा लें उनसे, फिर वो मर्ज की एक रिक्वेस्ट करवा के उसी तरह भी पुश कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं अपने काम को मर्ज करने के। कमेंट्स होते हैं अपनी पैच फाइल आपकी हर कमेंट की पैच फाइल। हाँ ऐसा ही है। अब अगर आपने करना है वो मल्टीपल ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 कमिट्स हैं, आप 100 कमिट्स को स्क्वाश करके 1 मिनट बना लें, उसको एक पैच बना लें। हाँ मतलब वो ही हाँ ये डिपेंड करती है आप किस तरह। पैच फाइल। हाँ ऐसे ही। उसकी रिपोजिटरी पैच हाँ जी, पैचेस में एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें आपका पेरेंट कोई नहीं स्पेसिफाई होता। लेकिन जिस तरह यहाँ पे नंबरिंग थी ना पैच 01 02, इसी से हमें पता चल रहा है। नॉर्मली जब हम किसी ब्रांच को फॉर्क या करते हुए मर्ज करते हैं वहाँ पे हर कमिट का एक पेरेंट स्पेसिफाई होता है। पैचेस में होता है कि कोई पेरेंट स्पेसिफाई नहीं होता कि किस कमिट का पेरेंट कौन सा है। वो किसी भी ब्रांच में जाके हाँ पैच अप्लाई करोगे उस ब्रांच में। वो हो जाएगा जस्ट लाइक चेरी पिक। चेरी पिक में भी एक ही कमिट आपके पास हो रही होती है। लेकिन वो सेम पोस्टिंग होना चाहिए, हाँ जी सेम पोस्टिंग होना चाहिए पैच। नहीं कोड सेम होना चाहिए, हाँ होना ज़ाहिर बात चाहिए। अगर आप सेम रिपोजिटरी का नहीं भी है, फॉर एग्जांपल क्लास सेम थी, अगर आपने मैं एग्जांपल दूं तो आपके प्रोजेक्ट में 100 फाइल्स से आपने 3-4 फाइल्स को वहाँ से एक्सक्लूड किया, उन 3-4 फाइल्स के अंदर आपने मॉडिफिकेशंस की, उसके पैच को अगर आप अप्लाई करेंगे ना वहाँ पे सेम लोकेशन से तो वो भी हो जाएगा।
अगर आपका कोई डेवलपर है जिसने नई फाइल्स जनरेट करके दी आपको, कोई नया मतलब नया फीचर इम्प्लीमेंट करके दिया, वो पैच आपको पैच फाइल भेज रहा है, उसको तो किस तरह हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एग्जिस्टिंग में अगर आपके पास एक पैच में कुछ चेंज हो रही, मॉडिफिकेशन हो रही है और वो चीज़ पहले मौजूद है रिपोजिटरी में, आपने मॉडिफिकेशन किया है और जिस रिपोजिटरी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहाँ पे आपको एरर आ जाएगा कि ये फाइल यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, थैंक यू।